खिदमत उर्दू चैनल में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ था 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत दिक्कतें आई थी पेपर लोड होने में। काफ़ी टाइम के बाद जो है केवीएस ने इसमें थोड़ा-सा जो है चेंज किया और अभी थोड़ा ईज़ी हो गया है पेपर डाउनलोड होने में। तो हमारे पास आया है 28 फरवरी का पेपर। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए थे। सबसे पहले देखिए, रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे। इसको सही अगर हम जोड़ेंगे सीक्वेंस से तभी ये सेंटेंस बनेगा। तो इसमें हमने देखना था his tragic end and his leads to on what to do, Hamlet is unable to take a decision। तो इसमें हमको क्या है, इसको सीक्वेंस लगाने पर जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा डी, Hamlet is unable to take a decision, उसके बाद सी on what to do और उसके बाद बी और फिर ए। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, दे विल स्टार्ट द जर्नी एट मिडनाइट। अब इसको जो है करेक्ट आंसर हमको इसमें से चूज करना था। ऑप्शन थे द जर्नी एट मिडनाइट विल बी स्टार्टेड बाय देम, एट मिडनाइट द जर्नी वाज स्टार्टेड बाय देम, द जर्नी विल बी स्टार्टेड बाय देम एट मिडनाइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 वाला जो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, द जर्नी विल बी स्टार्टेड बाय देम एट मिडनाइट। तो इसका सही जवाब था नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो नंबर 3 में जो है हमको करना था आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग एंडलेसली। तो इसमें आपको बताना था करेक्ट आंसर कौन सा है। तो टायर्ड है तो यहाँ पर ऑफ वाला जो है आंसर करेक्ट बैठेगा, टायर्ड ऑफ। टायर्ड विथ या फ्रॉम नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 था चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो है टेंस था ही शैल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर आई मीट हिम। तो इसका टेंस हम लोगों को पहचानना था। तो ये है करेक्ट वाला ऑप्शन नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट। शैल हैव फिनिश्ड आया है तो फ्यूचर परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट है। द प्रीस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। तो 5 का जो है करेक्ट आंसर ये रहेगा, द प्रीस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। नंबर 1 वाला ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। एरर ढूंढना था आपको। द लिटिल गर्ल कैन स्विम कंफर्टेबली, इजंट इट। तो इसमें जो है एरर ढूंढना है हमको। तो इधर देखिए, द लिटिल गर्ल कैन स्विम कंफर्टेबली, इजंट इट आया है। यहाँ पर गर्ल था तो इट की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमको एरर मिला ऑप्शन नंबर 4 में। तो अपना करेक्ट आंसर है नंबर 4। नेक्स्ट है 7, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लिबरल का नियरेस्ट मीनिंग हमको बताना था। तो लिबरल का जो नियरेस्ट मीनिंग है नंबर 1 है ब्रॉड माइंडेड। नेक्स्ट 8 नंबर, चूज द अपोजिट। अब यहाँ पर अपोजिट ढूंढना है नंबर 8 का, डर्थ। तो इसका होगा 8 का नंबर 4, प्लेंटी। नंबर 9, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ बताना है अनलेस का। ठीक है, यू वॉन्ट हैव परमिशन टू गो देयर अनलेस यू हैव अ वैलिड परमिट फॉर दैट। तो अनलेस का आपको बताना था कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2, कंजंक्शन। नेक्स्ट 10 नंबर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अंडरलाइन क्लॉज बताना है द दे ले डाउन व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपको बताना था। तो 10 का जो है ये है एडवर्ब क्लॉज नंबर 3, दे ले डाउन व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। नेक्स्ट 11 नंबर, अब हिंदी के जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सटीक उत्तर दीजिए। तो ये पढ़ना है आपको पैसेज और इस पर से बहुत ही इजी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे। कबीर के व्यक्तित्व में विरोधी तत्व का समन्वय था। एक साथ ही वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, संत भी हुए थे और गृहस्थ भी। वे कवि और समाज सुधारक थे और समाज के विभिन्न वर्गों में एकता उत्पन्न करने वाले उपदेशक भी थे। उन्होंने स्वयं कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया था, पर आज हजारों व्यक्ति अपने को कबीर पंथ कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कबीरदास अपने समय के संतों में अलग स्थान रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, कबीर के जो व्यक्तित्व में समन्वय था, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने हैं नंबर 11 का, विरोधी तत्व। यही अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, विरोधी तत्वों से बना हुआ था। नंबर 12, फिर कबीर के बारे में सही कथन नहीं है पूछा गया है। कबीर उपदेशक थे, हाँ थे। कबीर कवि थे, वो भी थे। कबीर ने अपना धर्म संप्रदाय चलाया था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलाया। तो यही एक ऑप्शन है जो नहीं है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 13 देखिए, कबीरदास ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया। तो उन्होंने समाज सुधार किया, गृहस्थ धर्म पालन किया, संतोचित व्यवहार भी किया, लेकिन धर्म का प्रचार नहीं किया। तो नंबर 4 इसका सही जवाब है। अब 14 देखेंगे, ये मेरा चश्मा है वाक्य के रेखांकित शब्द के कारक ढूंढना है। अब मेरा, तो मेरा ये क्या है आपको पहचानना है। 14 का करता है, करण है, संबंध है या अधिकरण है। तो 14 का यहाँ ऑप्शन है नंबर 3, संबंध। चश्मे का संबंध है मुझसे। अब हम देखेंगे 15, वचन के आधार पर असंगत शब्द यूं। वचन के आधार पर, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थियों होता है क्या, गुब्बारा, गुब्बारे।
कलम, कलमे, मेज़, मेज़े, ये तो होता है, लेकिन विद्यार्थी, विद्यार्थियों ये नहीं होता है, तो करेक्ट जवाब है ये। 4 विद्यार्थी बैठे थे, 5 विद्यार्थी बैठे थे, लेकिन विद्यार्थियों नहीं कहेंगे हम। नेक्स्ट 16, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हमको ढूँढने हैं। पट, वसन, धरित्री या चीर। पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब ये ढूँढना है हमको, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे पट, वसन, चीर ये तो है, लेकिन धरित्री नहीं है। नेक्स्ट है 17, 17 है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में असंगत है। असंगत मतलब वो मैच नहीं खा रहे, वो हमको पहचानना है। 17, कुटिल, सहज, ज्योति, तम, जीवित, मृत, ताप, शीत, ये नीचे के तीनों तो करेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन कुटिल, सहज नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म। अब लिंग के आधार पर जो करेक्ट नहीं है वो हमको इसमें ढूंढना है। देखिए, श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, युवा, युवती, लेकिन दाता का दात्री नहीं होता है, तो ये है अपना करेक्ट आंसर। 19 देखेंगे, न 3 में न 13 में मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो इसका अर्थ हमें बताना है जो कि एकदम सटीक हो। तो वो है, कहीं का न रहना, बेकार हो जाना, किसी के पक्षधर ना होना, निष्पक्षता का व्यवहार करना। तो सही है कि वो ना तो 3 में है ना वो 13 में है, तो वो कहीं का नहीं है। 20 देखेंगे आप, जिसको आपने बुलाया था वो बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो अब यहाँ पर तो रेखांकित कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका या तो मार्क्स बढ़ा देना चाहिए। तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसको अंदाजा लगाएंगे कि कहाँ पर रेखांकित हो सकता है। जिसको, तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर जिसको ही अंडरलाइन होता है, तो ये होता है संबंधवाचक। किसको? जिसको, ठीक है, लेकिन यहाँ अंडरलाइन नहीं किया गया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? ये शुरू होता है जनरल अवेयरनेस। हु वॉन द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 अंडर द कैटेगरी इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, नंबर 4 ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर जो था नंबर 3, कलिंगा इंस्टीट्यूट। नंबर 22, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये था नंबर 1 ऑप्शन, सुराराई पोट्टरू। ये जो मूवी है ये काफ़ी फेमस हुई थी और इसे अवार्ड मिला था। ये सूर्या की मूवी है, जिनकी जय भीम मूवी बनी थी, यही वो सूर्या है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23, उत्कृष्ट एथलीट पीटी उषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। जो सत्य नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो ये ऑप्शन देखिए, उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है, उन्हें निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है, वो राज्यसभा की सदस्य है। तो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन यहाँ से चूज करने हैं। तो ये देखिए, नंबर सी जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पद प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए नंबर 1 ए, बी और डी को हम सेलेक्ट करेंगे। यही है अपना करेक्ट आंसर। 24 देखेंगे आप, साहित्य अकादमी द्वारा बोडो भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक या शीर्षक को प्रदान किया गया? तो बोडो साहित्य जो है ये नंबर 1 वाला ऑप्शन है, लंगवनानी बोखाल गोथो, यह है करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 2022 में ब्राजील में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन विजयी रहा? तो इसका जो सही जवाब था वो है नंबर 1, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। नंबर 26 देखेंगे आप, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस को प्रस्तुत करते समय जॉन न्यूलैंड्स को ऑक्टिवस का विचार किससे मिला? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है वो बताया गया है 2, संगीत से। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला विंग वुमन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? तो 27 का जो आंसर है नंबर 1, कानून का मानवीकरण। 28 देखेंगे आप, भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? अब उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो अनुपात प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। स्टेट का एक अलग अनुपात होता है और जो पार्लियामेंट का होता है वो अलग अनुपात होता है, इसलिए वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जाएगा। 29 देखेंगे अभी हम, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के घरों में रहने वाली आबादी द्वारा उन्नत स्वच्छता सुविधा का प्रयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है, जो सर्वाधिक है तो वो है नंबर 1, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा। नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल है? तो आपने देखा होगा जो रबी की फसल है इनमें से कौन सी है, तो वो है सरसों।
अब यहाँ से जो है रीजनिंग एबिलिटी स्टार्ट होती है। इन क्वेश्चन को आप पहले स्टॉप करेंगे और फिर जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली आंसर देखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने संख्या युग्म है जिनमें से प्रत्येक क्रमागत आरोही क्रम में है, जैसे 1 2। तो ये पूछा गया है, जो क्या है, निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने संख्या युग्म है जिनमें से प्रत्येक क्रमागत आरोही क्रम है, सीक्वेंस होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है नंबर 4, ऐसी 8 है, ठीक है। नेक्स्ट 32। 32 को, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 8 पक्षी बताए गए हैं, जेड एक्स वाई वगैरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, इसका आंसर आप लिखिए और फिर इसका आंसर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डायरेक्ट मैं क्लिक कर देता हूँ, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, 3। 34, 34 को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है 3। 35, नीचे दिए गए ऐसे कितने शिक्षित अविवाहित पुरुष है जो नर्तक नहीं है, इसमें से आपने सॉल्व करना है। उसका करेक्ट आंसर जो है 35 का, वो है 2, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अब यहाँ से कंप्यूटर लिटरेसी स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, पूछा गया है। तो उसका देखिए आउटपुट नहीं है, प्रिंटर से आउटपुट है, मॉनिटर से है, स्पीकर से है, लेकिन माउस से नहीं है। 37, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें से जो है वेब ब्राउजर का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, ये जो है ब्राउजर है, ये अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 38, निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता। देखिए पेन ड्राइव डालेंगे आप तो इसमें से जो है वायरस जरूर आएंगे, माइक्रोफोन लगाएंगे तो वायरस कहाँ से आएंगे, ईमेल से आ सकते हैं, और डाउनलोड जो आप करते हो तो वायरस आएंगे। तो नंबर 2 है, माइक्रोफोन से वायरस नहीं आएंगे। नंबर 39, जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का स्वरूपण किया जाता है। एक ही बिल्डिंग में उसने बताई है, तो हम उसमें से क्या करेंगे वो आपको बताना है। 39, ये देखिए LAN, लैन का यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क का, नंबर 2 करेक्ट आंसर। 40 देखेंगे आप, ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो भाई एस का अर्थ होता है सिक्योर, नंबर 1। अब यहाँ से जो है सेक्शन चेंज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। देखेंगे 41 में क्या है। 41 में निम्नलिखित में से किस कौन सा कथन गलत है। तो नंबर 1 देखिए, वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है, विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है, वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से भी है। तो ये देखिए नंबर 1 जो ऑप्शन है, वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है, ये रॉन्ग है, क्योंकि वृद्धि व्यापक नहीं, विकास व्यापक होता है। अब नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जन्म के समय शिशु का सर उसकी लंबाई का डैश होता है, तो हमने देखा है कि उसका 1/4 होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम देखेंगे 43। 43 में जो है वो है, निम्नलिखित को पढ़िए। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, बालक अह का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है, बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। उपरोक्त के आधार पर बताइए कि बालक विकास के किस चरण में है। तो उसके विकास का हमें यहाँ पर बताना है चरण, तो वो हमें दिखा रहा है आरंभिक बाल्यकाल, नंबर 2। नंबर 44 देखेंगे अब हम। 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो 44 का जो है हम देखेंगे ऑप्शन, सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं, विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं, केवल विपरीत लिंगी समवय वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहता है। तो ये जो है किशोर के लिए सही नहीं है, वो हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो इसका है 44 का नंबर 3। नेक्स्ट 45। 45 अभी हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो 45 का जो आंसर है वो ऑप्शन देखेंगे, आगमनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक, निगमा निगमनात्मक चिंतन, अंत तर्क वाक्यात्मक तर्क, अंत क्रियात्मक चिंतन। तो इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन है नंबर 45 का 4। चलिए 46 अभी हम देख रहे हैं, किस वय वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है। तो आपको इनका जो है एज ग्रुप बतानी है, 5 से 8 वर्ष। 47, चारित्रिक विकास के किस चरण में अभियांत्रिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर नंबर 4।
अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में। नेक्स्ट 48, यहाँ पर जो है आपको बताना है कंप्लीट द सेंटेंस। इमोशंस आर कॉट एंड नॉट टॉट, देयरफॉर टीचर्स को क्या करना चाहिए। जैसे संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता, अतएव अध्यापकों को इसमें से क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर है नंबर 2। नेक्स्ट 49, बालक के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो आपको बताना है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। 50, व्यवस्थित परिवर्तन निम्नांकित में से किसके भीतर उद्भूत होते हैं। तो उसका सही जवाब है विकास। 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पहचानना है आपको 51 का। सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में वक्तृत्व और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्धता का मापन है। बुद्धि परीक्षणों में सृजनात्मक योग्यता का भी परीक्षण किया जाता है। तो 51 का करेक्ट आंसर 1। अब हम देखेंगे 52, इंडिविजुअल बिहेवियर हैपन्स टू बी एन आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 3, सामाजिक और भौतिक वातावरण। तो इसी से जो है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। 53, ये सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालयों में निम्नांकित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ये पूछा गया है। 53, शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, आधुनिक रीति रिवाज को अंगीकार करने का विकास। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो है मोटिव होता है पढ़ने का, एक अच्छा नागरिक बनना। तो यह है करेक्ट आंसर। 54, विद्यालयों के सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि, कब कहा जा सकता है, यदि वो अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करे। यही जो अभी ऊपर का क्वेश्चन है सेम उसी को घुमा के पूछा गया है, यही नागरिक वाला आंसर उसका रहेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है और निगमात्मक चिंतन करती है तथा अमूर्त समस्याओं को हल करने में समर्थ है एवं वैयक्तिक अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है। उपरोक्त के आधार पर बताइए कि बालिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। तो ये रहेगी नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक। अब यहाँ से हमारा फिर से जो है सेक्शन चेंज। 56 से हम पढ़ेंगे अब अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 56, बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या एक मुख्य बात नहीं है। तो वो होगी नंबर 2, विद्यार्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि का अध्ययन। ये मुख्य बात नहीं है, बाकी सारी मुख्य बातें हैं। नेक्स्ट है 57, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन अ पार्ट ऑफ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। इसका सही जवाब है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन, इसके लिए जो है नैदानिक आकलन किया जाता है। अब हम देखेंगे 58, दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो 58 का जो है ये जो ऑप्शन इसमें नंबर 4, निर्धारित समय सीमा के कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना, ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। 59, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल प्रबल पक्ष नहीं है। तो 59 का करेक्ट आंसर है 2, ये केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। नंबर 60, एक अध्यापक छात्रों के साथ डैश घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, वो है विद्यार्थियों के विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। 61, निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है। तो वो है नंबर 2, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना। अब 62 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से जो है सही वो हमको चूज करना है 62। मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो वो है ऑप्शन नंबर 1। 63, डैश के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। 63 का है 3। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है। समूह अधिगम की विशेषता नहीं है आपको पूछा गया है, तो वो है विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम करते हैं, नंबर 4। बाकी सारा आप देखेंगे तो वो समूह की विशेषता है। नंबर 65, अब हम देखेंगे इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल नहीं है। तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 65 का 3, अध्यापकों के लिए निर्धारित टीएलएम की सूची तैयार करना, ये शामिल नहीं है। बाकी आप सारे देखेंगे तो ये सारे शामिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे 66, निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है। तो 66 का आएगा नंबर 4,
ये नहीं है। 67 निम्नलिखित में से क्या एक समप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? तो 67 का भी है 4। 68 बहुपक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है अनुभव की विविधता असीमित है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ये देखिए सहपाठी के बारे में नंबर 2 वाला कथन सही नहीं है। 70 कक्षा में समस्या पूछते समय निम्नलिखित में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है 2 दोहरी नकारात्मक प्रयोग। 71 सामान्यतः समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है दिव्यांगजन शिक्षा, सामान्यतः यही हम समझते हैं। 72 विद्यालय शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य शब्द से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य का मीनिंग है संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, उसको हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। 73 विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के समाधान के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो वो हम देखेंगे 73 का 4 विद्यालयों में पेशेवर परामर्श की नियमित नियुक्ति। 74 समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? तो वो है 74 का 2 बालकों में सामाजिकरण। 75 विद्यालय बालकों में अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यता अभिप्राय है वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया, इनएबिलिटी टू लर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 दिव्यांगन बालकों के लिए अक्षमता का लाभ लेने हेतु विनिर्दिष्ट अक्षमता की न्यूनतम मात्रा क्या है? 76 का है 340%। 77 देखिए विद्यालयी बालकों में छोटे आकार के सेल को मानसिक विकार में तकनीकी तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो वो है नंबर 2 माइक्रोसेफेली। 78 द प्रोग्राम मनोदर्पण रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स टू। मनोदर्पण के बारे में पूछा गया है, वो है नंबर 3 बालकों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए। 79 विद्यालय में पेशेवर स्वास्थ्य परामर्शकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना अनिवार्य है? तो काउंसलर्स के लिए पूछा गया है, वो है नंबर 1 एम्पैथी, परानुभूति। अब 80 देखेंगे विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? मानसिक विकार के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार पूछा गया है? तो वह है नंबर 3 हार्मोन असंतुलन। अब यहाँ से जो है सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पे क्वेश्चन रहेंगे 81 से। किस अर्थ में अध्यापक की प्रारंभकर्ता कहा जाता है? तो 81 का ऑप्शन है नंबर 3 अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशल का प्रशिक्षण देता है। 82 अब हम देखेंगे कौन सा एक टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है? तो वो है नंबर 4 नहीं है ज्ञान प्रक्रिया विश्लेषण। 83 निम्न में से कौन एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो भाग नहीं है आपको बताना है, वो है 83 का 2 विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना। 84 निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का भाग नहीं है? भाग नहीं है आपको पूछा गया है, वो है अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग, यूजिंग इजी लैंग्वेज, इन्फॉर्मिंग, असेंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नंबर 1 नहीं है। 85 शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में कौन सबसे ज्यादा सहायक है? शिक्षकों में सहानुभूति की भावना, तो वो है 85 का नंबर 2 अस्पताल जाना, दूर दूर की यात्राएं करना, व्रत पठन करना, जीवन के झटके, ये सब है अस्पताल जाना क्या है सबसे ज्यादा सहायक। नेक्स्ट अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु आप एक शिक्षक को किस मंच की सलाह देंगे? तो वो है जन प्रचार प्रसार माध्यम, मास मीडिया। 87 खेलकूद हेतु आप स्कूल की समय सारणी के कौन सा सारांश का सुझाव देंगे? आप खेलकूद करना है तो आप कौन सा पीरियड प्रेफर करेंगे, ये आपको पूछा गया है। तो वो होगा आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश, मतलब वो होगा 4th पीरियड। प्रथम कालांश तो देंगे नहीं, द्वितीय कालांश भी नहीं देना चाहिए, आधी छुट्टी के ठीक बाद का कालांश भी नहीं देना चाहिए क्योंकि लंच के बाद पेट दर्द हो सकता है, तो उससे पहले का ठीक है। अब 88 अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज्यादा सहायता दे सकता है? तो 88 का जो ऑप्शन है नंबर 3 विदेशी स्कूलों का भ्रमण कर लौटा एक दल। 89
अपनी कक्षा की योजना बनाने में शिक्षक श्री शर्मा का कौन सा सर्वोत्तम सहायक हो सकता है? कक्षा की योजना बनाने में कौन सहायक हो सकता है, ये पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है नंबर 1, उनकी कक्षा में सबसे होशियार और कमजोर विद्यार्थी, उसी के हिसाब से वो बनाएंगे। अब 90, निम्न में से कौन एक अधिगम समुदाय है? अधिगम समुदाय पूछा गया है, तो वो है 90 का 2, बस्ती की चाय की दुकानों पर चर्चा समूह। निम्न में से कौन एक अधिगम समुदाय है? Which one of the following is a learning community? Staff association, discussion group on tea stall in the locality, hobby clubs and parents association। तो इसमें ये आंसर दिया गया है, बस्ती की चाय की दुकानों पर चर्चा। 91, फिर से हमारा यहाँ पर सेक्शन चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव्स एंड एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है। 91, आपके अनुसार स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है नंबर 1, राष्ट्र का विकास। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग तरह से पूछा गया था यहाँ पर। 92 को देखिए, अनिवार्य विषयों, कौशल्यों और क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया है? तो 92 में आपने देखा होगा कि एनईपी नहीं दिया है। 93, पूर्व बालावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई हेतु राष्ट्रीय पट्टाचार्य और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा बनाने की जिम्मेदारी किस से अपेक्षित है? 93 वो है एनसीईआरटी से अपेक्षित है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एडवोकेटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन? दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है? तो 94 का है नंबर 4, हर बालक अपनी गति से सीखता है। 95 देखेंगे, बच्चों के लिए एक स्कूल अपने वातावरण को निरापद और सुरक्षित कैसे बना सकता है? तो वो बना सकता है स्नेहपूर्ण शिक्षण अधिगम की तकनीक अपनाकर। 96, वर्तमान शैक्षिक परिवेश में हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों के कौन से अधिकार पर भली भांति ध्यान नहीं दिया जाता है? तो 96 का है ऑप्शन नंबर 1, कुछ बच्चों को अंतहीन तर्क करने के स्वभाव पर। 97, मातृभाषा के अध्यापक अनुपस्थिति में एक प्राथमिक शाला के बालक को किस भाषा में पढ़ाने की वरीयता दी जानी चाहिए? तो वो है 97 का 4, क्षेत्रीय भाषा में, उसकी लोकल भाषा में जो भी है। 98, अपनी रिपोर्ट को बनाने में निम्नलिखित में से किसने रूस और अमेरिका से विशेषज्ञों को निमंत्रित किया? तो 98 का सही जवाब है कोठारी आयोग। 99, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने हेतु आप निम्न में से किस पाठ्यचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? तो वो पाठ्यचर्या होगी नंबर 1, एकीकृत पाठ्यचर्या, इंटीग्रेटेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 100, 100 है फॉर टीचिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल नॉलेज ओनली ऑफ द टीचर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर? तो वो होगा नंबर 4, फाउंडेशनल स्टेज पर। आप देखेंगे 101 जो है अपना सेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया है, हिंदी। तो ये पैसेज पढ़ेंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको पॉज करके, और फिर आंसर देंगे। धार्मिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके बीच समन्वय प्रसिद्ध है? तो 101 का आंसर है 1। 102, इसका भी आंसर है नंबर 1। 103, 103 का है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, 3। 104, 104 जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अलौकिक आनंद विलीन हो जाने पर भी साहित्यिक समन्वय को नहीं दर्शाता है? तो 104 का जो सही जवाब है 1, हानि, लाभ, हर्ष, विषाद, उत्थान, पतन, सुख, दुख। 105 अब हम देखेंगे, साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय है नंबर 3। 106, भौरो शब्द का पर्यायवाची, भौरा, भौरा का पर्यायवाची आपको बताना है। 106, भ्रूंग। 107, हस्तलिखित कौन सा है आपको बताना है इसमें समास? तो वो है तत्पुरुष समास। 108, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म आपको बताना है। स्वर्ण, सोना, जीवा, जीव, कोयल, कोकिल, क्षार, खार, तो नंबर 3 वाला नहीं है। 109, ध्वंस, विध्वंस आपको युग्म में जो है असंगत पहचानना है, पाप, पुण्य, निंदा, स्तुति, तो नंबर 1 ही नहीं लग रहा है। 110, गुणवाचक विशेषण नहीं है बताना है, बुरा, तीसरा, मैला, लाल, जो गुण वाला नहीं है वो है तीसरा। 111, कौन सा शब्द व्यंजन संधि नहीं है? विस्मरण, अनुसरण, हस्तिदंत, नाविक, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो नाविक नहीं है, इसमें स्वर दिख रहा है, नाव, एक, ठीक है। नेक्स्ट 112, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका अर्थ बताना है, तो वो होगा अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नंबर 2। जहाँ चाह वहाँ राह, रचना किस विधा की है? ये है लेखा की। 114,
राख की रस्सी लोककथा में लोनपोगार ने शहर जा रहे अपने बेटे को क्या दिया? तो 114 उसने दिए थी भेड़े। 115 कोई लाके मुझे दे कविता के रचयिता कौन है? तो 115 में है दामोदर अग्रवाल। 116 किसने बटन हमारे कुतरे किसने स्याही को बिखेरा प्रस्तुत काव्यांश किस रचनाकार का है? तो यह है नंबर 2 सोहनलाल द्विवेदी। 117 बहादुर बित्तो रचना में बैल की जान कैसे बच गई? नंबर 1 बित्तो की हिम्मत से। 118 चांद वाली, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एनसीईआरटी पढ़ना भी उतना ही जरूरी था इस बार। 118 देखिए, चांद वाली अम्मा के आधार पर बताइए कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई थी? तो उसमें यह बताया गया है नंबर 2 आसमान से गिरने से बचने के लिए। 119 देखिए, अभी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बैठेगा नंबर 1 है। 1 का 4 जलेबी मीठी, बी का 3 करेला कड़वा, इस तरह से जोड़ी लगानी थी। ठीक है। 120 देखिए, अधिक बलवान कौन? रचना के आधार पर बताइए कि आदमी की टोपी कैसे उड़ गई थी? तो वो उड़ गई थी हवा की ताकत से। अब यहाँ से सेक्शन चेंज हो गया, इंग्लिश सेक्शन जो है स्टार्ट हो गया। ये पैसेज है, इसको पॉज करके आप ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर 121 से जो है क्वेश्चन के आंसर देंगे। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज अ दोतारा? तो ये आपको बताना है पैसेज पढ़ने के बाद। तो करेक्ट आंसर है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 121 का था ये। 121 का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो ये नंबर 3 आ गया। ठीक है। अब 122 हम देखेंगे, फिर से वही क्वेश्चन वही पैसेज पर। तो 122 का है नंबर 2। 123 123 का 1। 124 पैसेज पढ़कर ही है ये भी, इसका भी है 1। 125 2। 126 रीअरेंज करना है पार्ट्स मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो 126 का ये देखिए, 4 वाला जो है BADC, पहले B आएगा फिर A आएगा। ठीक है, इस तरह से 4 वाला करेक्ट है। 127 इसका 2 वाला। 128 अब फिल इन द ब्लैंक्स है, इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली डैश मंडे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर बैठेगा। तो वो है नंबर 3 सिंस मंडे। कब से बारिश हो रही है? सिंस मंडे। 129 देखिए, इट इज इम्पॉसिबल डैश एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। इट इज इम्पॉसिबल टू एग्री, इम्पॉसिबल एग्री करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 130 हम देखेंगे। 130 पे है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन। ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। पाइपर्स लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट है। अब हम देखेंगे 131 आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, व्हाई हैव दे बीन एंग्री विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब 132 देखेंगे हम, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एरर। एरर पहचानने हैं हमको इसमें 132 में। एजप्स फेबल्स आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज मीन टू बी रीड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में हमको दिखाई दे रही है, ये स्टोरी का नेम है तो इसको आर लगा दिया गया है, तो ये एरर फाइंड कर लिया हमने। 133 आइडेंटिफाई द पार्ट, इसमें भी एरर पूछना है। हार्डली आई हैड रीच्ड। तो देखिए स्टार्ट में यहाँ पर हार्डली हैड चाहिए था, यहीं पे हमको इसका जो है आंसर मिल चुका है एरर। 134 इसमें आपको बताना था नियरेस्ट मीनिंग रिलिंक्विश इसका, तो वो है 134 का करेक्ट आंसर डिस्कार्ड। 135 एसेंट, इसका भी आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना था, तो वो है 135 का नंबर 4 एग्री। नेक्स्ट हम्बल, इसका अपोजिट बताना है आपको, हम्बल होना, तो उसका अपोजिट है प्राउड होना। 137 थ्रिफ्टी, इसका भी आपको अपोजिट बताना है, वो होगा एक्सट्रावेगेंट। अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। स्मोकिंग के क्या है आपको बताना है, तो वो है नाउन है। 139 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। तो इसका करेक्ट जो आंसर है 139 का वो नंबर 3 एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी वाज प्लेस्ड बाय हिम। 140 दैट ही बॉट यस्टरडे, इसका आपको पहचाना है कौन सा क्लॉज है, तो वह है 140 का नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज। अब आपको जो है 141 से मैथ्स के जो है शुरू हो रहे क्वेश्चन। इसमें आपको 4 के जो है 4 के स्थानीय मानों का योग करना था। जैसे यहाँ पर 4 है, इसका और इसका दोनों का प्लस करके जो आंसर आएगा वो लिखना था। बहुत ईजी है, ये देखते ही समझ में आ रहा है, वो है नंबर 3।
142 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत आपको पहचानना था 142 का। एक कोण जिसका माप 180 है परिवर्तित कोण कहलाता है, ये रॉन्ग है। 143 इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, पॉज करके इसका आंसर पता कीजिए। मैं यहाँ करेक्ट आंसर लगाता हूँ 144, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट मैं इसका आंसर लगा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है। 145, 146, 147 ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत इजी था। एक विद्यालय में प्रार्थना के पश्चात कक्षा 8:25 पर प्रारंभ होती है। यदि प्रत्येक पीरियड का लंच 35 मिनट का है तो चौथा पीरियड प्रारंभ कब होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो इसका सही जवाब था नंबर 4। 148 इसमें आपको पूछा गया निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटे पदों में है? तो छोटे पदों में पहचानना था, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है नंबर 1। 149 का नंबर चूज ऑड वन आउट, ऑड ढूंढना है इसमें से आपको। 149 तो ये नंबर 3 ऑड में आ गया। नेक्स्ट 150, तो इसको अगर आप काउंट करेंगे रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर तो वो आएंगे नंबर 2 9। 151 अभी हम देखेंगे। इसमें जो है सुप्रिया ने 2 कमीजों जो है 724.38 प्रति पीस की दर से खरीदे और 3 कार्डिगन 936.46 प्रति पीस की दर से खरीदे, तो उसे कितना मूल्य देना है? तो ये जो है मैथ के क्वेश्चन में है। तो 151 का जो आंसर मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ नंबर 4। उसके बाद 152 अगर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर ये रहा 153। नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 150, 100, 5000, तो इस तरह आगे क्या आएगा आपको पहचानना था। तो वो है करेक्ट आंसर 153 का नंबर 2। अब 154 देखेंगे। पप्पन 2 घंटे में 4 किलोमीटर 812 मीटर चलता है। 5 घंटे की यात्रा में तय की दूरी सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आपको पता लगाना था इसका पप्पन का। तो वो है करेक्ट आंसर 154 का नंबर 3। नेक्स्ट 155 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आंसर टिक लगाता हूँ नंबर 4। नेक्स्ट 156 देखेंगे। 156 वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो वो 5 अंक वाली संख्या बतानी थी। तो इसका सही जवाब है नंबर 1। अब 157 देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन को टिक लगाता हूँ 157 का 4। 158 ये तो जो है रोमन नंबर्स पूछे गए थे, तो उसमें बताना था आपको कैन बी रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम से इनको आपको लिखना था। तो ये होगा 158 का 4। 159 हॉकी की लंबाई पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक हॉल की लंबाई, सॉरी, ये पूछा गया था और इसका जो सही जवाब था वो था नंबर 3। 160 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन, सही जवाब है नंबर 4। अब ये बड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स होती हैं। 161 मैं ऑप्शन को टिक लगाता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ये रहा करेक्ट आंसर। 162 देखेंगे। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सलता पर उड़ जाता है वो कहलाता है नंबर 2 थर्मोप्लास्टिक। 163 फिर से इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 163 का मैं आंसर लगाता हूँ नंबर 1। 164 ये रहा सवाल, इसका सही जवाब है 4। नेक्स्ट 165 इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर देख लीजिएगा। फिर 166 जो है वो भी इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका सही जवाब है नंबर 4। अब अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन होती है वो कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया है, तो वो होती है लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे जो है टांगों में ऐंठन हो जाती है। 168 कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए और जिसमें बिजली भी गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आपके लिए आश्रय लेने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? बड़े पेड़, छोटे पेड़, खुले भंडारण शेड, इमारतों की खिड़कियां। तो 168 का सही जवाब है नंबर 2, यहाँ दिखाया गया स्मॉल ट्रीज। 69 फिर से बड़ा सवाल है,
इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका सही जवाब है नंबर 4। 170 नंबर 1, 171 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर देख लीजिएगा। 172 4। अब 173 छोटे सवाल। मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, ये कला मैं अपने लोगों से सीखी, हमारे लोगों को क्या कहते हैं? ये ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उन लोगों को कहते हैं कालबेलिया। 174 ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है, इसकी जड़ों में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, तो उस पेड़ का नाम आपको पता ही है, वो है रेगिस्तानी ओक। 175 तो इन फूलों के नाम हमको पढ़ने थे। 175 जिनका प्रयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, तो वह नंबर 3 ABC। रेफ्लेशिया का फूल का सब्जी नहीं होती है। अब 176 का जो सही जवाब है वो है नंबर 2। 177 आप एक ऐसी जगह घूमने गई है जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई, तो बताइए वो कौन सी जगह है? तो इसका सही जवाब है नंबर 2 गोवा। 178 क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब है नंबर 1। 179 खाद्य पदार्थों में मांड के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो 179 का सही जवाब है नंबर 3 आयोडीन। अब ये सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर लास्ट 180 और इसका सही जवाब है नंबर 1। तो इस तरह से हमने जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।